हेलो, जैसा कि आपको पता है आपका साइकोलॉजी का एग्ज़ाम हो गया और मैंने काफ़ी बच्चों से पूछा था तो एग्ज़ाम आपका काफ़ी अच्छा गया और ज़्यादातर जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए थे सबका एग्ज़ाम उसी के चक्कर में अच्छा गया और जो लोग बाकी भी पढ़ के गए थे उनका भी अच्छा गया। चलिए अब आपका एग्ज़ाम है 16 तारीख को एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 1। मैं आपको इसकी बुक से कराऊँगा और इसके नोट्स भी अवेलेबल है। मैं आपको ये नोट्स भी डिस्कस करवाऊँगा। पर ये नोट्स अगर आपको चाहिए होंगे तो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे दूँगा। ठीक है, अब मैं आपको बुक से पढ़ाता हूँ। तो ये हमारे बुक है और इसमें हमारे टोटल 10 चैप्टर हैं। आपके सारे नोट्स भी हैंडमेड नोट्स भी प्रिपेयर कर दिए हैं। इस बार साइकोलॉजी से भी अच्छे नोट्स बनाए गए हैं और आपको ध्यान में रखते हुए नोट्स बनाए गए हैं। सारे ऑल यूनिट जैसे देख रही लेसन टोटल 10 हैं आपके। सारे लेसन कवर भी हो गए, नोट्स भी बन गए हैं आपके। आप चाहें तो नोट्स ले सकते हैं व्हाट्सएप से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ठीक है, चालू करते हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज़। द टर्म इन्वायरमेंट इज ड्राइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड एनवायरन विच मीन्स सराउंडिंग। पहला एनवायरन का मीनिंग होता है सराउंडिंग, एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच सराउंड्स अस, ऑल लिविंग बींग्स और बायोटिक components, microbes, plants and animals and non-living abiotics components, air, water, sunlight present in nature form environment। तो environment का मीनिंग होता है हमारी सराउंडिंग और सराउंडिंग वो होती है जो हमारे को सराउंड करे। उसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं, बायोटिक जो कि लिविंग थिंग्स होती हैं जैसे हम ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रोब्स, और नॉन लिविंग थिंग्स एयर, वाटर, सनलाइट। ठीक है, ये हमारी एबायोटिक होती है। द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 डिफाइंस द इन्वायरमेंट एज इन्वायरमेंट इंक्लूड्स वाटर। मतलब इनकी जो एक्ट था इन्होंने बताया कि इन्वायरमेंट क्या क्या इंक्लूड करती है। वाटर, एयर एंड लैंड एंड द इंटर रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट अमंग द बिटवीन वाटर, एयर एंड लैंड एंड ह्यूमंस, अदर लिविंग क्रिएचर्स, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रॉपर्टी। तो इसको जो इंटरेक्शन है इन सब के बीच का, उनको मतलब ये सारी चीज़ें एक इन्वायरमेंट में होगी तभी हम उसको इन्वायरमेंट बोल सकते हैं, जिसमें सारी चीज़ें हो हमारी एयर, वाटर, प्लांट, ह्यूमन बींग्स, अदर लिविंग क्रिएचर्स, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब कुछ। Interaction between biotic and abiotic components lead to a functional ecosystem and sustainable life on the planet Earth। मतलब जो इनके बीच में जो इंटरेक्शन है, मतलब एक तरह से साइकिल जो चल रही है एबायोटिक लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में, वही हमारा इकोसिस्टम और इस प्लानट अर्थ को चला रही है। वी गेट ऑल बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज, क्लीन एयर, वाटर, फूड, फोडर, मेडिसिन, रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज, टूरिज्म एक्सेट्रा। मतलब हम सबको ये सब कुछ इन्वायरमेंट से ही मिलता है। चलिए इसके बाद पढ़ते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। प्लैनेट अर्थ इज द ओनली नोन प्लैनेट इन द यूनिवर्स विद द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। आपको पता है सिर्फ अर्थ पे ही लाइफ है, बाकी सारे प्लैनेट्स भी हैं पर उन पे लाइफ नहीं है। तो इसके कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। द प्लैनेट अर्थ इज कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट स्पीयर्स विच रिप्रेजेंट सॉलिड, रॉक, सॉइल, लिक्विड, वाटर एंड गैशियस एयर। मतलब इन सबको चीज़ों में डिवाइड करा गया है। द ओवरलैपिंग जोन ऑफ 3 स्पेयर्स वेयर लिविंग लाइफ इज अवेलेबल इज कॉल्ड बायोस्फेयर। अब हम इन सब की जो मतलब जो हमारा एनवायरनमेंट होता है उस सब की जो लेयर्स होती है पहले की, जैसे लिथोस्फेयर, अपना ट्रोपोस्फेयर, बायोस्फेयर हैं, एटमोस्फेयर, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। 4 पार्ट्स हैं हमारे। ग्रीक। लिथोस मीन्स रॉक, मतलब जो सबकी अपर मोस्ट लेयर होती है उसको हम लिथोस्फेयर बोलते हैं। लिथोस्फेयर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट विच रिप्रेजेंट्स द लैंड। जैसे जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम लिथोस्फेयर ही बोलते हैं, जिसपे हम खड़े होते हैं। विच रिप्रेजेंट्स द लैंड मास ऑफ प्लैनेट। सबसे जो टॉप मोस्ट प्लैनेट अर्थ की जो लेयर है जिसपे माउंटेन्स हैं, जिसपे सड़क वगैरह बन रखी है, जिसपे हम खड़े होते हैं, उसको लिथोस्फेयर बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सॉइल, रॉक्स, सेडिमेंट्स एंड मिनरल्स। ठीक है, जैसे वेरियस जियोलॉजिकल structures or landforms like mountain, plateaus, deep valleys and sea beds make the surface of the lithosphere uneven। मतलब ये वैसे तो ये सपाट होती है पर ये जो ये सारी चीज़ें माउंटेन टाइप, ये इसको अनइवन बना देती है। लिथोस्फीयर आपको मैंने फोटो में भी दिखा दिया। अब इसके बाद है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मीन्स वाटर, ये आपको पता ही होगा। हाइड्रो रिप्रेजेंट्स द वाटर मासेस ऑन द प्लैनेट इन द सॉलिड। देखो हाइड्रोस्फीयर भी काफ़ी तरीके का होता है, मतलब ये होता तो वाटर है इसका मीनिंग, पर वाटर भी काफ़ी अलग अलग स्टेट्स में पाया जाता है अर्थ पे। आइस कवर, ग्लेशियर्स, ये तो इसमें सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं वाटर। लिक्विड वाटर बॉडीज भी होती है। गैसियस जो वेटर, जो हमारे स्मोक वगैरह पड़ती है जैसे सर्दियों में या फिर बारिशों के टाइम जो वाटर वेपर ह्यूमिडिटी होती है, वो भी हाइड्रोस्फीयर का ही पार्ट होता है। हाइड्रोस्फीयर कवर्स द मोस्ट थ्री फोर्थ्स ऑफ द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ अर्थ। मतलब 3/4 जो एरिया है अर्थ का वो सिर्फ हाइड्रोस्फीयर से ही कवर्ड है। Oceans and seas represent the marine ecosystem which contains 97% of the total water content। जो आपका ओशन और सी है वो 97% जितना भी हमारा वाटर है वो कंटेन करती है। द रिमेनिंग 3% ऑफ द वाटर रिसोर्सेज, जितने 97% तो हमारा वाटर और सी में ही है पानी, और बाकी जो 3% है वो सिर्फ फ्रेश वाटर है, पीने लायक है, और जो ग्लेशियर्स है, रिवर्स है, लेक्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा में है। वाटर एच टू ऑन अर्थ 97% सलाइन वाटर है, 3% फ्रेश वाटर है, 2% आइस कैप्स है। मतलब हम इसको भी कंज्यूम नहीं कर सकते। जो 1% पानी है हम उसको सिर्फ ही कंज्यूम कर सकते हैं रिवर, लेक्स, पॉन्ड से।
अब आता है एटमॉस्फेयर। ये तो आपको पता होगा, द ग्रीक वर्ड इसमें एटमोस है, जिसका मतलब होता है वेपर्स। थिन शीट ऑफ गैसियस मिक्सर विच एनवल्प्स द प्लैनेट अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। मतलब जो सबसे पतली लेयर होती है जो अर्थ को कवर करती है उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। द कंटेंट ऑफ वाटर वेपर, द डेंसिटी ऑफ एयर मास एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज रैपिडली विद इंक्रीज इन एटीट्यूड। द कंटेंट ऑफ वाटर वेपर मतलब जो हमारी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ये हमने साइंस में भी पढ़ा है कि ये जो जैसे जैसे प्रेशर मतलब एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, जैसे माउंटेन्स में हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है क्योंकि एल्टीट्यूड इंक्रीज हो जाता है। तो और ये इसकी वॉल्यूम है, वो नाइट्रोजन 78% होता है, हमने बचपन से पढ़ा है। ऑक्सीजन सिर्फ 20% है 100% में से। आर्गन 0.934% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0% है। और जो गैसेज एंड ट्रेसेज है वो रिमेनिंग है, जितना भी ये बच जाता है 0 पॉइंट में। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद एल्टीट्यूड इज कॉल्ड लैप्स रेट। द एटमॉस्फेयर हैज़ बीन स्ट्रेटिफाइड इनटू मेजर 4 लेयर्स। मतलब इसको चार जो एटमॉस्फेयर है उसको डिवाइड करा गया। ये नाम याद करने हैं आपको सिर्फ। ठीक है, द ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर्स एंड थर्मोस्फेयर। जो आपका मीसोस्फेयर है, टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग अगेन एंड, मतलब ये आपको ऐसे नहीं समझ आएगा, इस टेबल से समझ लो आप। ट्रोपोस्फेयर जिसका एल्टीट्यूड होता है 0 to 11 किलोमीटर, स्ट्रेटोस्फेयर का 11 to 50 किलोमीटर, ये अब ऊपर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, मीसोस्फेयर 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर, और थर्मोस्फेयर हमारी लेयर होती है 85 से 500 के बीच में। ये टेम्परेचर इस इन लेयर पे ये टेम्परेचर हो जाता है, ये जो जितना भी टेम्परेचर लिखा है 15 to -56। फिर स्ट्रेटोस्फेयर मतलब हमारे जो हम जितना फेस कर सकते हैं वो -56 है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर में -56 to -2, ये आपकी उस अपर लेयर की बात हो रही है जहाँ क्लाउड्स वगैरह तक चले जाते हैं। -96 to 1200। इसमें जो ट्रोपोस्फेयर होता है N2 मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है, जिसको हम फील कर सकते हैं। इसके बाद आपका ये ओजोन लेयर वाला आया था O3। फिर ये आपके जो अपर लेयर्स होती हैं जितनी भी, जो आपकी इतने किलोमीटर में मतलब 500 किलोमीटर की उसमें होती है, ये सारी ये थर्मोस्फेयर में आती है आपकी। इसके बाद आते हैं बायोस्फेयर। ग्रीक बायोस मीन लाइफ। बायोस्फीयर का मतलब होता है जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है। दिस इज सेल्फ रेगुलेटिंग एंड ओवरलैपिंग रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर इन द एनवायरनमेंट वेयर द लाइफ सब्सिस्टेंटली एग्जिस्ट। मतलब ये एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर इसके अंदर ही आता है, बायोस्फेयर के अंदर, क्योंकि इसके अंदर वो चीज़ें होती है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है। वेयर लाइफ सब्सटेंटिवली एग्जिस्ट एंड इज नरिश्ड एंड फ्लोरिशेस बाय द हेल्दी इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक, ऑटोस्फेयर एंड हेट्रोस्फेयर। एंड ए बायोटिक मतलब जो हमारे लिविंग होते हैं, ऑटोस्फेयर जो अपना खाना खुद बनाते हैं, एंड एबायोटिक एयर जो कि नॉन लिविंग होते हैं, वाटर, सनलाइट, सॉइल, रॉक एक्सेट्रा ऑफ द नेचर। अब मैं आपको क्वेश्चन भी करा देता हूँ। द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमोसफेयर इज, ये बताया था आपको, ट्रोपोस्फेयर होती है। ठीक है, द हाइड्रोस्फेयर इज द लेयर ऑफ गैसेज सराउंडिंग टू अर्थ। नहीं, फॉल्स है, ये पढ़ाया था मैंने अभी आपको। कॉम्बिनेशन ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोसफेयर फॉर्म्स बायोस्फेयर। मैंने बताया था आपको सबको मिला के, क्योंकि यहाँ पे लाइफ लिविंग होती है। द कोर ऑफ अर्थ इज द पार्ट ऑफ बायोस्फेयर। द कोर ऑफ अर्थ, हाँ, बायोस्फेयर का पार्ट नहीं होती क्योंकि वो लिविंग थिंग्स में आ जाता है। फॉल्स है इसका आंसर भी। ठीक है, अब आ जाते हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन पे। अब एनवायरमेंटल एजुकेशन इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपको मैं इजी डिफाइन मैंने तभी लिखी है, ये नोट से लिया मैंने डिफाइन। एनवायरमेंटल एजुकेशन इज अ प्रोसेस दैट अलाउज इंडिविजुअल टू एक्सप्लोर। मतलब एक एनवायरमेंट एजुकेशन ये होती है जब हम एनवायरमेंटल इश्यूज़, मतलब जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड इशू फेस हो रहे हैं, एंगेज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब और हम उसमें दिमाग लगा के उसको सॉल्विंग एक्शन ले, उसको सॉल्व करने के लिए, इंप्रूव इन्वायरमेंट। एज अ रिजल्ट इंडिविजुअल डेवलप अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंटल इशूज़ एंड हैविंग द स्किल्स टू मेक इन्फॉर्म्ड एंड रिस्पॉन्सिबल डिसीजन। मतलब हमारे को इसको इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना, उसमें क्या इशूज़ आ रहे हैं उसको सुधार करना, इसको एनवायरमेंटल स्टडीज़ बोलते हैं। ये इसके पॉइंट्स हैं। क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंट प्रॉब्लम अमंग पीपल, मतलब ये भी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का ही पार्ट है। इम्पार्टिंग बेसिक नॉलेज अबाउट द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इज इट एंड इट्स एलाइड प्रॉब्लम्स। मतलब जो आपकी बेसिक नॉलेज है और उसकी प्रॉब्लम्स हैं। डेवलपिंग एन एटीट्यूड ऑफ कंसर्न, मतलब हमारे को हमेशा एनवायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए, ऐसा नहीं हमें उसको निगलेक्ट कर देना चाहिए। मोटिवेटिंग पब्लिक टू पार्टिसिपेट इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट, मतलब हमको पीपल को पार्टिसिपेट करवाना चाहिए उनके अंदर, वो जैसे एजुकेशन प्रमोट करनी चाहिए कि हमारे को उसके बारे में पता होना चाहिए। एक्वायरिंग स्किल्स टू हेल्प कंसर्न इंडिविजुअल इन आइडेंटिफाइड है, मतलब हमारे को स्किल्स डेवलप करनी चाहिए और उसके अंदर मतलब हेल्प करनी चाहिए एनवायरमेंट को इंप्रूव करने के लिए। चलिए इसके आगे ये जो आपका टॉपिक है, ये हम ये पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन द एनवायरमेंटल साइंस एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़। एनवायरमेंटल स्टडीज़ क्या होता है? एनवायरमेंटल स्टडीज़ इज मल्टी डिसिप्लिनरी
सब्जेक्ट विच स्टडीज़ विद वेरियस डायमेंशंस साइंटिफिक, जो हम वेरियस डायमेंशंस जिसमें हम पढ़ते हैं, ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंदर हम ये वाले डायमेंशन पढ़ते हैं उसको एनवायरमेंटल स्टडीज़ बोलते हैं। साइंटिफिक पढ़ेंगे एनवायरनमेंट का, साइंटिफिक, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जो जितना भी हमारी स्टडीज़ होती है एनवायरनमेंट से रिलेटेड उनको ये एनवायरमेंटल स्टडीज़ बोलते हैं। ऑफ एनवायरनमेंट, इट्स इशूज़, चैलेंजेबल, टेंगेबल सॉल्यूशंस इन अ होलिस्टिक वे। It studies the human environment interaction and its results at micro and macro level, मतलब छोटे और बड़े लेवल्स पे इसकी स्टडी को हम environmental studies बोलते हैं। अब environmental science पढ़ेंगे। It strictly deals with the scientific aspects of the environment, its complex problems and its tangible solution। मतलब ये डील करता है scientific aspects of environment, its complex problem, मतलब जितने भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती है और उसके टेंगेबल सॉल्यूशंस होते हैं वो एनवायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर आते हैं। इसके अंदर भी आते हैं। इन एडिशन टू द साइंटिफिक एस्पेक्ट्स आल्सो डील विद सोशो इकोनॉमिक, कल्चरल, ट्रेडिशनल, लेजिस्लेटिव एंड हिस्टोरिकल डायमेंशंस ऑफ एनवायरमेंटल इशूज़। कल्चरल, ट्रेडिशनल, मतलब इसमें सारी तरह के इशूज़ कंसर्न होते हैं जो कि हमारे काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, छोटे बड़े नहीं, जैसे पानी बचाएं, काफ़ी जो हमारे को पते भी नहीं होंगे वो सारे इसके अंदर कवर्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। सपोज अ रिवर इज गेटिंग पोल्यूटेड ड्यू टू डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड वेस्ट वाटर इन टू द रिवर। द स्टूडेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस will observe the causes, psychochemical and biological चेंजेस विद इन द रिवर। अब इसको स्टडी करना, बिल्कुल ये तो हमारे को पता है कि उसके अंदर रिलीज होता है। अब उसको ठीक करना, उसके अंदर जो क्या चेंजेस आ रहे हैं उस सबको रीड करना, वो इसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़। मतलब ये इसी का ही एक तरह से समझ लो बड़ा पार्ट है, कॉम्प्लेक्स पार्ट है। मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़, अब इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे। मल्टीडिसिप्लिनरी मीन्स इंटरेक्शन ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स और डिसिप्लिन, मतलब सब्जेक्ट्स, डिसिप्लिन को ही सब्जेक्ट बोलते हैं। इसका मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बीच में। एनवायरमेंटल स्टडी डील विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया। ऑल्सो द एनवायरमेंट एंड एनवायरमेंटल issues are complex in nature, therefore experts from different subjects or disciplines are required to understand different aspect of the environment। मतलब जो हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट वगैरह जो होते हैं जो एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं वो सब रिक्वायर होंगे ताकि हम एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट्स को स्टडी कर सकें। वी में रिक्वायर एक्सपर्टीज फ्रॉम द डिफरेंट डिसिप्लिन्स टू रिजॉल्व द वेरियस एनवायरमेंटल इशूज़, मतलब एनवायरमेंटल इशूज़ को सॉल्व करना मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ को बोलते हैं। इसके बाद मैं आपको नोट से पढ़ा देता हूँ क्योंकि इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स दे रखा है, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना उसमें सिर्फ वहीं कवर है। मतलब मैं आपको सच बताऊँ तो आप सिर्फ वो पढ़ के जाएंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अगर आप ऐसे बुक में घुसे रहेंगे, एक एक पेज पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या लिखा है, आपका टाइम भी वेस्ट होगा और पेपर में आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आप सब भूल जाएंगे। सिर्फ नोट्स में ईजी जो जो पेपर में आएगा वही लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, एनवायरमेंटल एजुकेशन वगैरह सब पढ़ चुके हैं। और ये नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूँगा, आप मेरे से व्हाट्सएप पे ले सकते हैं, पर ये पेड रहेंगे। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, यहाँ से पढ़ना है हमारे को। स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़, इकोलॉजी आता है सबसे पहले इसके अंदर। स्टडिंग द इकोसिस्टम, देयर कंपोनेंट्स एंड इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। स्टडिंग इकोसिस्टम, देयर मतलब जो इकोलॉजी क्या बोलते हैं उसके कंपोनेंट्स पढ़ना है, इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट को इकोलॉजी बोलते हैं स्टडी को। जैसे साइकोलॉजी ब्रेन की स्टडी होती है, इकोलॉजी इसको एनवायरमेंटल की स्टडीज़ बोलते हैं। एनवायरमेंटल साइंस, ये मैंने आपको पढ़ा दिया, इन्वेस्टिगेटिंग एनवायरमेंटल इशू, पॉल्यूशंस एंड नेचर सोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, कंजर्वेशन बायोलॉजी, फोकसिंग ऑन द प्रेजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज, मतलब बायोलॉजी को बचाना, मतलब कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजी जिसके अंदर हम बायोडाइवर्सिटी को बचाएंगे और एंडेंजर्ड स्पीसीज को बचाने के लिए काम करेंगे, उसको ये बोलते हैं। क्लाइमेट चेंज, एनालाइजिंग द कॉजेज एंड द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड स्ट्रेटजीज फॉर माइग्रेटिंग एंड अडेप्टेशन, मतलब आपको पता है क्लाइमेट चेंज होता है तो काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स और एनिमल्स माइग्रेट करते हैं, तो हमें इसको स्टडी करना है कि हर साल हमारा क्लाइमेट क्यों चेंज होता है, ओजोन लेयर डिप्लीट होने की वजह से, उसी को क्लाइमेट चेंज को पढ़ना कहते हैं। एनवायरमेंटल पॉलिसी, डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग रेगुलेशंस एंड पॉलिसी टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, मतलब पॉलिसीज़ बनाना एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे डिफॉरेस्टेशन ना करना। ठीक है, एनवायरमेंटल एजुकेशन, प्रोमोटिंग अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंटल इशू। ठीक है, इतने नोट्स आपके बुक में भी नहीं है इतने पॉइंट, और ये काफ़ी इजी लैंग्वेज में है। अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में है। सस्टेनेबिलिटी, फाइंडिंग वेज टू मीट प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन एंड मीट देयर नीड्स। ठीक है, मतलब फाइंडिंग वेज टू मीट प्रेजेंट नीड्स, मतलब हमारे को आज की नीड्स में, जैसे हमारा आज पेट्रोल खत्म हो रहा है तो हमारे को आज की नीड्स को पूरा करना और कल की जनरेशन के लिए उसको खत्म भी ना करें, इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है हमारे को। ये नहीं कि अपने लिए यूज़ कर लिया बाकी जनरेशन के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़,
रेज अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल इशू, प्रमोट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड रिसोर्स कंजर्वेशन। ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ लेने हैं, ये पेपर में लिखेंगे तो काफ़ी इजी लैंग्वेज में। इसमें मैं आपको क्या समझाऊँ। प्रमोट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड रिसोर्स कंजर्वेशन, इन्फ्लुएंस पॉलिसी डिसीजन फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, फोस्टर अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन। मतलब हमारे को सबके लिए बचा के चलना है और एनवायरमेंट को भी ठीक करना है, उसके कॉजेज समझने हैं। सपोर्ट कैरियर्स इन वेरियस एनवायरमेंटल सेक्टर, मतलब एनवायरमेंटल सेक्टर में भी कैरियर्स को प्रमोट करना। इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स इन environmentalism. Important landmarks include the establishment of First Nations Park and creation of the environmental protection, जिसमें EPA बोलते हैं, जैसे इसमें बताया ना करियर, environmental protection agency बनाई गई है। The publication of influential book, मतलब ये बुक्स लिखते हैं environment से related, Silent Spring by Rachel Carson and international arguments like Paris Agreement on Climate Change। मतलब ये आपको ये पॉइंट बहुत अच्छा है, आपको लिखना चाहिए बुक में, ये हाईलाइट होकर लिखा हुआ है अगर आप पढ़ेंगे तो। जैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो कि बुक्स ने काफ़ी ज़्यादा बुक्स लिखी है पेरिस एग्रीमेंट्स को लेके और क्लाइमेट चेंज को लेके। कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी इन्वॉल्व्स देम मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। मतलब हमारे को आज सस्टेनेबिलिटी वही बोलते हैं जो हमने भी यूज़ कर लिया और दूसरों को भी ऐसे यूज़ करा कि बाकी सबको भी वो चीज़ प्रोवाइड हो जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सीक टू बैलेंस इकोनॉमिक सोशल एनवायरमेंटल गोल्स टू इंश्योर लॉन्ग टर्म वेलबिंग एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। मतलब सोशल और इकोनॉमिक सारी गोल्स को फुलफिल करते हुए लॉन्ग टर्म अपने एनवायरनमेंट को बचा के रखना है। इट एम्फसाइजेस रिस्पॉन्सिबल रिसोर्स यूज, इक्विटी एंड रिलायंस। ठीक है, समझ गए होंगे आप ये चैप्टर। ये अगर आपको नोट्स तो मैंने आपको उसके दिखा